हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों क्लास 11th का हमारा चैप्टर चल रहा था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स और उसमें इलास्टिसिटी ये जो प्रॉपर्टी है वही हम पढ़ रहे थे। ठीक है, इसमें हमने देखा इलास्टिसिटी क्या होता है, इलास्टिक बॉडीज कौन सी होती है, प्लास्टिसिटी प्लास्टिक बॉडीज, उसके बाद में डिफॉर्मेशन क्या होता है, डिफॉर्मिंग फोर्स, इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हमने देखा था स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, है ना, दो चीजें थी। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी और उनके तीन टाइप पढ़े थे। स्ट्रेस क्या होता था, अप्लाइड फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, और एफ अपॉन ए इसका फॉर्मूला होता था। स्ट्रेन क्या होता था, इसकी जो जनरलाइज डेफिनेशन थी वो ये थी, चेंज इन डायमेंशंस अपॉन ओरिजिनल डायमेंशंस। ठीक है, डायमेंशन मतलब क्या, साइज शेप और बोथ, साइज और शेप और बोथ। ये ओरिजिनल डायमेंशंस, चेंज इन डायमेंशंस, तो चेंज इन डायमेंशंस अपॉन ओरिजिनल डायमेंशंस अगर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेन। इसका यूनिट होता है जो प्रेशर का होता है वही, डायमेंशन भी जो प्रेशर का होता है वही, और स्ट्रेन जो है, स्ट्रेन को कोई यूनिट या डायमेंशन नहीं होता है क्योंकि कैंसिल कर देते हैं, ऊपर नीचे जो दोनों क्वांटिटीज है वो सेम है इसलिए कैंसिल हो जाता है। इसके बाद में तीन हमने टाइप्स पढ़े थे, है ना, टेंसाइल, लॉन्जिट्यूडिनल, कॉम्प्रेसिव। ये तीनों स्ट्रेस एक ही है। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस और लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, ये तीनों स्ट्रेस एक ही है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हमने पढ़ा था जो था वॉल्यूम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, दोनों। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था शेयर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेस में क्या होता था, साइज चेंज होती थी, शेप एज इट इज होता था। ठीक है, नेक्स्ट शेयर में क्या होता था, शेप चेंज होता था, साइज जो है साइज एज इट इज होती थी। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने तीनों टाइप देखे थे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के। अभी आगे जाते वक्त हमको पढ़ना है, आज का जो टॉपिक है वो है हुक्स लॉ। ठीक है, अभी हुक कौन होगा, तो साइंटिस्ट होगा, फिजिसिस्ट होगा, जिसने कोई लॉ बनाया होगा, तो उसका लॉ हमें पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हुक्स लॉ का स्टेटमेंट देखते हैं और स्टेप बाय स्टेप उसको समझ लेते हैं। चलिए, बहुत ही सिंपल है, इसका स्टेटमेंट हम लिखते हैं पहले। ठीक है, स्टेटमेंट भी बहुत ही सिंपल है, विदिन इलास्टिक लिमिट, ये आधा पार्ट है, विदिन इलास्टिक लिमिट। अब ये इलास्टिक लिमिट क्या होता है वो भी आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, विदिन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। खत्म, बस स्टेटमेंट जो है वो इतना ही है, क्या, विदिन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। लेकिन अभी ये जो इलास्टिक लिमिट है ना, उसका डेफिनेशन समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, वो भी समझ लेते हैं, लेकिन वो थोड़ा लास्ट में समझते हैं क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा फिर आपको। ठीक है, पहले एक्सपेरिमेंट वाइज उसको समझते हैं कि इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या होता है। मान लो कोई वायर है, ठीक है, उसको हमने ऐसा टांग दिया, उसको हमने ऐसा टांग दिया, इसका जो इनिशियल लेंथ है वो मान लो 5 मीटर है, बहुत बड़ा वायर है 5 मीटर का, है ना, उसको लगा दिया। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको 1 kg फोर्स लगाता हूँ, फोर्स लगाना, और वायर का इधर कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, तो फोर्स पर यूनिट एरिया वो क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रेस हो जाएगा। मतलब वायर को हमने स्ट्रेस लगा दिया, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, वायर को हमने क्या लगा दिया, स्ट्रेस लगा दिया, अप्लाइड स्ट्रेस, अप्लाइड स्ट्रेस। ठीक है, तो इस स्ट्रेस की वजह से क्या होगा, इस फोर्स की वजह से या इस स्ट्रेस की वजह से क्या होगा, ये वायर अभी थोड़ी सी खींची जाएगी, है ना, नीचे खींचेगा ना उसको, ये तो रिजिड सपोर्ट है, ये रिजिड सपोर्ट तो पकड़ के रखेगा उसको। ये फ्री एंड है, फ्री एंड को हमने क्या कर दिया, फ्री एंड को हमने स्ट्रेस लगा दिया। कैसे स्ट्रेस लगाया, एक फोर्स लगा के। ठीक है, यहाँ पे एक पैन रख दिया, पैन के अंदर हमने वेट रख दिया। 1 kg की वजह से क्या होगा, ये जो 5 मीटर वायर है उसके अंदर थोड़ा सा एलोंगेशन आ जाएगा। मान लो वो कितना हो गया, 5.01 मीटर, इतना हो गया, 5.01 मीटर इतना हो गया। अभी मैं क्या करूं, हटा दिया मैंने, ये जो वेट मैंने लगाया था उसको क्या किया, मैंने हटा दिया। अभी जैसे ही वेट लगाया, वेट लगा के हटा दिया अपन ने उसको, ठीक है, तो ये जो वेट लगाने के बाद ये जो लेंथ बढ़ी थी आपकी 5.01 मीटर, वो वापस लेंथ हटाने के बाद कितना हो जाना चाहिए, 5 मीटर पे आ जाना चाहिए।
क्योंकि वायर के अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। जैसे ही आपका स्ट्रेस हट जाएगा, आपका स्ट्रेन भी क्या हो जाना चाहिए, हट जाना चाहिए। रबर है, रबर होता है हमारे हाथ में, खींचते हैं उसको, ठीक है। जब तक उसको खींचे रहेंगे, जब तक अप्लाइड स्ट्रेस रहेगा उस रबर पे, तब तक वायर एलोंगेट रबर जो है वो एलोंगेट रहेगा। जैसे ही छोड़ देंगे क्या हो जाएगा, उसका ओरिजिनल डायमेंशन ले लेगा। लेकिन मान लो बहुत बड़ा फोर्स लगा दिया, ठीक है। अभी जिस तरह से हम क्या कर रहे हैं, जिस तरह से हम स्ट्रेस बढ़ाएंगे, मतलब अप्लाइड फोर्स बढ़ाएंगे, उस तरह से हमारा क्या होना चाहिए, स्ट्रेन भी बढ़ना चाहिए। ये तो रूल है। जितना ज्यादा वजन यहाँ पे रखेंगे, जितना ज्यादा वेट यहाँ पे रखेंगे, उतनी ज्यादा वायर खींची जाएगी, है ना। तो जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ेगा, ठीक है। स्ट्रेन मतलब इस केस में चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। जितना ज्यादा हम इसमें वेट डालेंगे, जितना ज्यादा हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, उतना ज्यादा इसके वायर के लेंथ में चेंज आएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा स्ट्रेन भी बढ़ रहा है, समझ में आ रहा होगा। लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, मान लो 10 किलो, 10 केजी वेट हमने लगाया, उसके बाद में मान लो 5.1 हो गया। कितना हो गया, 5.1 मीटर हो गया उसका। 5.01 और 1 में फर्क है। 1 केजी पे कितना लगा, 5.01 मीटर। 10 केजी पे कितना हो गया, 5.1 मीटर, है ना। 10 गुना स्ट्रेन बढ़ गया, चेंज इन लेंथ 10 गुना बढ़ गई, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं अभी 10.1 केजी रखता हूँ, 10.1 केजी रखता हूँ इस पैन में वायर तो खींची जाएगी। जब मैं 10.1 निकालता हूँ, जब मैं ये 10.1 केजी निकाल लेता हूँ इस पैन में से, तो आइडियली क्या होना चाहिए, आइडियली हमारी जो वायर है वो वापस कितना मीटर हो जाना चाहिए, वापस उसमें 5 मीटर हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये जो अप्लाइड स्ट्रेस है वो स्ट्रेस इलास्टिक लिमिट के अभी बाहर चला गया, इलास्टिक लिमिट के बाहर चला गया। वायर के अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी है, लेकिन वो अभी ओरिजिनल जो पहले उसका 5 मीटर था उतना नहीं कर पाएगा। अभी 5.1 मीटर है, ठीक है। जैसे ही मतलब एक जो पैन है, पैन में से 10.1 निकाल दूंगा, 10.1 केजी निकाला तो वापस ओरिजिनल लेंथ उसने लेना चाहिए वायर ने। लेकिन वो वायर कोशिश करती है कि उसका ओरिजिनल लेंथ आ जाए, 5 मीटर वापस उसको मिल जाए, लेकिन पूरा 5 मीटर उसको मिल नहीं पाता है। थोड़ा बहुत 5.001 मीटर ऐसा थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन उसके अंदर होता ही है, ठीक है। अपना रोज का ले लो, रबर जो है उसको खींचते हैं, छोड़ देते हैं, वापस ओरिजिनल उसका शेप, ये रबर है, ठीक है, ये रबर है। दोनों साइड से खींचा हमने, ठीक है, थोड़ा सा खींचा छोड़ दिया, वापस इतना हो जाएगा, थोड़ा सा खींचा छोड़ दिया, वापस इतना हो जाएगा। लेकिन बहुत दूर खींच लिया हमने, बहुत दूर खींच लिया, ठीक है, और छोड़ दिया। उस केस में क्या होगा, अप्लाइड स्ट्रेस जो है वो बहुत दूर तक है, मतलब बहुत ज्यादा है, अप्लाइड फोर्स या अप्लाइड स्ट्रेस बहुत ही ज्यादा है। तो क्या होगा, ये जो उसका ओरिजिनल था उतना तो नहीं आएगा, ठीक है। वायर, इस रबर को मान लो हमने इतना खींच लिया, इस रबर को मान लो हमने ऐसा खींच लिया, है ना। बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ेगा तो उसका ये कम हो जाएगा, विड्थ कम, और छोड़ दिया। छोड़ने के बाद वापस उसमें ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है, वो ऐसा हो जाता है। मतलब ये जो रबर है यहां से उसके अंदर की इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से ऐसा होना चाहता है, ऐसा, लेकिन वो कहाँ पे आके रुक जाता है, यहाँ पे आके रुक जाता है, डॉटेड पे आके रुक जाता है। मतलब इसके अंदर अभी भी इलास्टिक प्रॉपर्टी है, लेकिन जो ओरिजिनल उसका था शेप या साइज, ठीक है, जो कुछ भी है यहाँ पे, वो वापस वो ले नहीं सकता, यहाँ पे आके बेचारा रुक जाएगा, जो हमारे इलास्टिक पैंट्स के साथ होता है, ठीक है। कुछ दिन बाद इलास्टिक काम करना बंद कर देता है, किसकी वजह से, वही परमानेंट अप्लाई स्ट्रेस रहता है उसके अंदर, इसकी वजह से। तो ये समझ में आ रहा है, इलास्टिक प्रॉपर्टी होगी, लेकिन अभी यहाँ पे मान लो स्ट्रेस कितना हो गया, बाद में इस पैन में से ये वेट हटा देना, फोर्स हटा देना मतलब स्ट्रेस कितना, 0। तो स्ट्रेन भी कितना होना चाहिए, स्ट्रेन भी 0 होना चाहिए। आइडियली अगर अप्लाइड फोर्स हम हटा देते तो हम क्या बोलते हैं इलास्टिक बॉडी में, कि वो ओरिजिनल साइज शेप ले लेता है उसका। तो ओरिजिनल साइज शेप इस केस में क्या है, लेंथ है, ओरिजिनल डायमेंशन जो है। जब हम इसमें 0 केजी हो जाएगा तो ये वापस 5 मीटर हो जाना चाहिए, लेकिन वो कितना हो रहा है, 5.001 मीटर।
कुछ ना कुछ इसमें क्या है, स्ट्रेन उसका जीरो हुआ क्या, नहीं हुआ। स्ट्रेन इसके अंदर कितना बचा, 0.001 मीटर इतना स्ट्रेन बचा, मतलब इतनी चेंज इन लेंथ रही, इतनी लेंथ तो उसकी चेंज हो गई, अभी परमानेंट चेंज हो गई, वापस वो अभी 5 मीटर पे जाने वाला नहीं है। तो स्ट्रेन यहाँ पे जीरो हुआ क्या, नहीं। स्ट्रेन क्या है, चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन, यहाँ पे चेंज इन लेंथ कितना है 0.001, ओरिजिनल डायमेंशन कितना था 5, तो ये जीरो थोड़ी ना है, जीरो के करीब है लेकिन जीरो नहीं है। तो जब हम पैन में से वेट हटा देते हैं मतलब हम स्ट्रेस जीरो कर देते हैं, उस केस में आइडियली इलास्टिक बॉडी में क्या होना चाहिए, स्ट्रेन भी जीरो होना चाहिए, जो है नहीं, यहाँ पे भी है नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। तो जो हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं किसी सॉलिड पे, ठीक है, वो एक लिमिट तक ही लगाओ। इलास्टिक बॉडी पे जो हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं वो स्ट्रेस कुछ लिमिट तक होना चाहिए। यहाँ पे वो लिमिट कितना है 10 kg। तो 10 kg क्या हो गया इस सॉलिड के लिए, इस वायर के लिए ये 10 kg क्या हो गया, वो हो गया हमारा इलास्टिक लिमिट। 10 kg के ऊपर अगर हमने इस पैन में वेट रख दिया तो वो जो फोर्स है, वो जो स्ट्रेस है, वो इलास्टिक लिमिट के बाहर चला जाएगा, और इलास्टिक लिमिट के जैसे ही बाहर जाएगा ये वाली केस उसकी सेटिस्फाई नहीं होगी। स्ट्रेस विल नॉट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, वो नहीं रहेगा। तो हुक्स लॉ तभी ओबे करेगा जब हमारा अप्लाइड स्ट्रेस जो है, अप्लाइड स्ट्रेस हमारा इलास्टिक लिमिट के अंदर है, इलास्टिक लिमिट के बाहर नहीं होना चाहिए, विदिन मतलब अंदर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो इसीलिए जो हुक्स लॉ है, हुक्स लॉ के अंदर विदिन इलास्टिक लिमिट ये जो पार्ट है वो जो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इलास्टिक लिमिट का मतलब समझ में आ गया होगा। आगे भी है हमारा वायर का बिहेवियर, ठीक है। जैसे जैसे हम स्ट्रेस बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, तभी भी हम इलास्टिक लिमिट को पढ़ेंगे दोबारा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ अभी इलास्टिक लिमिट की डेफिनेशन समझ लो, ठीक है। इलास्टिक लिमिट की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। इट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम कितना स्ट्रेस हम किसी भी सॉलिड को लगा सकते हैं। इट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस, ठीक है, अप्लाइड टू सॉलिड, अप्लाइड टू सॉलिड। जहां तक क्या होगा अप टू विच क्या, वही वापस स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। जब स्ट्रेस जीरो हो जाएगा स्ट्रेन भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा वैसे वैसे स्ट्रेन ने बढ़ना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे स्ट्रेस कम करेंगे वैसे वैसे स्ट्रेन ने भी कम होना चाहिए, और जब हमारा स्ट्रेस जीरो होगा तब इसने भी जीरो होना चाहिए। ऐसी सारी चीजें कब होगी, जब हमारा अप्लाइड स्ट्रेस जो होगा, अप्लाइड स्ट्रेस क्या होगा, इलास्टिक लिमिट के अंदर होगा, इलास्टिक लिमिट के अंदर होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो स्ट्रेस हुक्स लॉ का लिखेंगे हम, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और भी हमको मालूम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन कैसे हटाते हैं, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हम हटाते हैं, एक इक्वल टू लेते हैं और एक कांस्टेंट लेते हैं, यहाँ पे है m, ठीक है, स्ट्रेन, ठीक है। m क्या होगा, m विल बी द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। यहाँ पे हम उसको बोलेंगे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्या बोलेंगे, मॉड्यूलस, मॉड्यूलस एक प्रॉपर्टी है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। आगे पढ़ेंगे 3 टाइप के मॉड्यूलस है, जितने टाइप के स्ट्रेस, जितने टाइप के स्ट्रेन, उतने टाइप के मॉड्यूलस, ठीक है। तो m क्या हो जाएगा, m हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। 3 टाइप के स्ट्रेस है, 3 टाइप के स्ट्रेन है, तो मॉड्यूलस भी कितने टाइप के हो जाएंगे, मॉड्यूलस भी 3 टाइप के हो जाएंगे, ठीक है। स्ट्रेस का यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, स्ट्रेन को कोई यूनिट नहीं है, तो कुछ जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और उसके डायमेंशंस वही होंगे जो स्ट्रेस के होंगे या फिर जो प्रेशर के होंगे, ठीक है। यूनिट सेम, डायमेंशंस सेम, ठीक है। ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ ऐसे बनेगा, यहाँ पे स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, वाई अपॉन, देखो फिर यहाँ पे ऊपर स्ट्रेस आएगा नीचे स्ट्रेन आएगा, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या होता है, ऐसा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसका स्लोप कैसे निकालता है मालूम है, y इज इक्वल टू mx, m इज स्लोप,
m इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। तो y पे क्या है स्ट्रेस, x पे क्या है स्ट्रेन, x एक्सिस y एक्सिस। इसका स्लोप निकालो y बाई एक्स, y एक्स थीटा, ए भी थीटा। स्ट्रेट लाइन पड़ा होगा m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स। ठीक है, y मतलब क्या स्ट्रेस, x मतलब क्या स्ट्रेन। तो आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डेफिनेशन बता भी सकते हो, इट इज द स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। इट इज द स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। हुक्स लॉ तभी ओबे होगा जब हमारा अप्लाइड इलास्टिक जो स्ट्रेस होगा वो स्ट्रेस होगा विद इन द इलास्टिक लिमिट। अप्लाइड स्ट्रेस क्या होना चाहिए, विद इन इलास्टिक लिमिट होना चाहिए। और इसमें कुछ बताने जैसा है नहीं। ठीक है, 3 टाइप के स्ट्रेस, 3 टाइप के स्ट्रेन, इसलिए 3 टाइप के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होंगे। एक होगा यंग्स मॉडुलस जिसमें लेंथ का स्टडी होगा, दूसरा होगा वॉल्यूम या बल्क मॉडुलस, उसके अंदर स्टडी होगा साइज या वॉल्यूम का, थर्ड होगा शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन का रेशियो, मतलब वो अलग है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में हम शेप के बारे में बात करेंगे। तो हुक्स लॉ में 2 चीजें पढ़नी जरूरत थी, एक स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन और दूसरी चीज थी इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या था हमको समझ में आ गया है। तो इस तरह से हम इसको हुक्स लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। 2 या 3 मार्क्स के लिए आएगा, इतना ही लिख दोगे थोड़ा थोड़ा तो भी कंप्लीट मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये पहले रूल लिखोगे, उसके बाद में इलास्टिक लिमिट की डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद में ये लिखोगे और ये ग्राफ तो बहुत जरूरी है, ग्राफ को निकालना ही निकालना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।